आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने लद्दाख के लेह में भारत का पहला एनालॉग खलाई मिशन शुरू कर दिया है ताकि चांद के अपने मिशन के तजुर्बात वहां से किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई बरामदात 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र जारी करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। भारत के अतानु दास ने स्विट्जरलैंड के शहर लौसाने में स्विस ओपन इंडोर तीर अंदाजी में कांसे का तमगा जीता है। और भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। भारतीय खलाई तंजीम इसरो ने लद्दाख के लेह में मुल्क के पहले एनालॉग खलाई मिशन का आगाज किया है, जहां खलाई एजेंसी जमीन पर ही खला से मुमासलत रखता हुआ माहौल कायम करेगी। भारत के जरिए मुस्तकबिल करीब में चांद पर इंसान को भेजने के मंसूबे के तनाजुर में ये इकदाम नुमाया अहमियत का हामिल है। एनालॉग खलाई मिशन जमीन पर किए जाने वाले ऐसे फील्ड तजुर्बे हैं जो खलाई माहौल से मुशाबहत रखते हुए इलाकों में किए जाते हैं। नेज खलाई परवाज से मुतालिक तहकीक को दरपेश मसलों के हल में नुमाया रोल अदा करते हैं। लद्दाख को इसकी जोग्राफियाई खुसूसियात जैसे खुश्क व सर्द आबो हवा, बंजर जमीन, सतह समंदर से उसकी इंतहाई बुलंदी और बिल्कुल अलग थलग इलाका होने के सबब इसे मिशन के लिए चुना गया है। ये ऐसी खुसूसियात हैं जो चांद और मरीख से करीब मुशाबहत रखती हैं। भारत का मकसद जमीन पर चांद का फितरी माहौल पैदा करके ऐसे बेस कायम करना है जहां खला से मुतालिक मिशन तजुर्बाती तौर पर किए जा सकें। भारत के इस इकदाम के एक माह बाद एनालॉग खलाई मिशन का आगाज अमल में आया है। इस मिशन में हैब-1 नामी खला से मुमासलत रखता हुआ मरकज शामिल है, जिसमें हाइड्रोपोनिक काश्तकारी, किचन और सैनिटेशन की सहूलियात मौजूद हैं। ये मरकज अपनी माहौलियाती जरूरियात को खुद पूरा करने की सलाहियत रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आत्मनिर्भर पहल की खातिर ख्वाब नताइज बरामद हो रहे हैं और 2029-30 तक मुल्क की दिफाई बरामदात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। कल कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यौम तासीस की 65वीं तकरीबा से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने नौजवानों से कहा कि वो मुल्क में ही आला टेक्नोलॉजियां तैयार करें जो मुल्क दरामद करता रहा है, ताकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को पूरा किया जा सके। वजीर दिफा ने इस बात पर जोर दिया कि आला टेक्नोलॉजी पर उबूल हासिल किया जाए। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करने के लिए अपने जहन को रोशन करें और मुल्क की तरक्की के लिए ताउन करें। जनाब सिंह ने कहा कि हुकूमत की खुद कफील बनने की जो कोशिशें हैं वो दिफाई बरामदात के तौर पर इंतहाई कामयाब साबित हो रही हैं। दिफाई बरामदात 10 साल पहले तकरीबन 600 करोड़ रुपए थी, जो माली साल 2022-23 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, जो एक रिकॉर्ड था। दुनिया भर में जारी जंगों के बीच दिफाई इको निजाम में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए रोल को उजागर करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि ड्रोन्स, लेजर वारफेयर, साइबर वारफेयर, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल ने जंगी निजाम को पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर मबनी निजाम में तब्दील कर दिया है। हमारा यह प्रयास है कि एकेडमिया और गवर्नमेंट मिलकर भारत को डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बनाने का प्रयास करें और हम सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर में बनेंगे। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते पूरे कॉन्फिडेंस से मैं कहना चाहता हूं कि एक यह समय था कि आज के 7-8 साल पहले भारत से जो डिफेंस एक्सपोर्ट होता था वो अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ 500 करोड़, आज हम मोर देन 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुके हैं और 29-30 आते आते भारत डिफेंस आइटम्स का 50,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा।
बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र जारी करेंगे। जनाब शाह आज घाटशिला में दलभूमगढ़, हजारीबाग में बरकाठा और चतरा में सिमरिया में 3 चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे। वो झारखंड के 2 दिन के दौरे पर कल रात रांची पहुंचे थे। जनाब शाह रियासती बीजेपी लीडरों के साथ चुनाव तैयारियों का भी जायजा लेंगे। हल्के की तफसीलात और मालूमात की हमारी सीरीज के तहत आज हम झारखंड के पलामू जिले में हुसैनाबाद असेंबली हलके पर एक नजर डालते हैं। हुसैनाबाद असेंबली हलके में इस माह की 13 तारीख को पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। साल 2019 में असेंबली इंतखाबात में एनसीपी के वाहिद एमएलए कमलेश कुमार सिंह ने ये सीट जीती थी। इस बार जनाब सिंह एनसीपी से इस्तीफे के बाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला पार्टी के 2 रहनुमाओं विनोद कुमार सिंह और कर्नल संजय कुमार सिंह से है। कमलेश सिंह को बीएसपी के शिवपूजन मेहता से भी चैलेंज है, जिन्हें एनडीए की इत्तेहादी पार्टी एजेएसयू ने टिकट देने से इनकार कर दिया था। आरजेडी के सरबराह संजय कुमार सिंह यादव भी सीट के एक और मोअज़्ज़िज़ उम्मीदवार हैं। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में वो दूसरे मकाम पर रहे थे। 11 आजाद उम्मीदवारों समेत 18 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, लेकिन अहम मुकाबला आरजेडी के संजय कुमार सिंह यादव और बीजेपी के कमलेश सिंह के दरमियान है। इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम सियासी पार्टियों के लिए मशहूर जापला सीमेंट फैक्ट्री का बंद होना एक अहम मुद्दा है। हर पार्टी सीमेंट फैक्ट्री को फिर से खुलवाने का वादा कर रही है, जो बड़ी तादाद में मकामी लोगों को रोजगार फराहम करने का जरिया हो सकती है। झारखंड से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का कल आखिरी दिन है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। महाराष्ट्र में रियासत के 288 हलकों के लिए 7,066 उम्मीदवारों की नामजदगियां जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त पाई गई हैं। इत्तलात के मुताबिक महायुति के तकरीबन 36 उम्मीदवार और महाविकास आघाड़ी के 26 उम्मीदवार बागी हो गए हैं। इन उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं और कई हलकों में अपनी इत्तेहादियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों इत्तेहादियों के लीडर कल से पहले अपनी नामजदगियां वापस लेने के लिए अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत में वोटिंग 20 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में 12 मशहूर ज्योतिर्लिंगास में से एक केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के मौके पर आज सुबह 8:30 बजे मौसम सरमा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस मौके पर मंदिर को तकरीबन 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिस्बेन जाएंगे, जहां वो ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे कौंसिल खाने का इफ्तिताह करेंगे। वो कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब पेनी वोंग के साथ वज़राए खारजा के 15वें फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की भी मुश्तरका सदारत करेंगे। वजीर खारजा ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट हाउस में होने वाली दूसरी रायसीना डाउन अंडर की इफ्तिताही इजलास में कलीदी खिताब भी करेंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले में डॉक्टर एस जयशंकर इस माह की 8 तारीख को सरकारी दौरे के लिए सिंगापुर जाएंगे। इस दौरे के दौरान वो पॉलिसी साजों के आसियान इंडिया नेटवर्क की 8वीं गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। वो दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी शराकतदारी का जायजा लेने की गरज से सिंगापुर की क़यादत के साथ मीटिंग करेंगे और बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के मौके का पता लगाएंगे। मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे फंड की तेलंगाना स्टेट मैनेजिंग कमेटी ने, जिसकी सदारत गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने की, साबिक फौजियों और उनके कुनबे के अरकान के लिए माली इमदाद की स्कीमों को मंजूरी दे दी है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने उन साबिक फौजियों की देखभाल की जरूरत पर जोर दिया जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
حیدرآباد کے راج بھون میں کل مسلح افواج کے فلیگ ڈے فنڈ کی مینیجنگ کمیٹی کی چوتھی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں سابق فوجیوں اور ان کے کنبوں کو فوری راحت اور طویل مدتی تعاون فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس میں منحصر بچوں کے ساتھ سابق فوجیوں کی شریک حیات کے لیے 2 سے 3 لاکھ روپے کی فوری امداد سمیت بہت سے اہم اقدامات کو بھی منظوری دی۔ والدین اور فرض کی ادائیگی کے دوران عظیم قربانی دینے والے فوجیوں کی شریک حیات کے لیے امداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ سابق فوجیوں کی بیٹیوں کے لیے شادی کی گرانٹ کو اب کلیان کنوکا کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 100% معذور فوجیوں کے لیے ماہانہ امداد اور سابق فوجیوں کے خصوصی کے بچوں کے لیے مالی امداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہاسٹل فیس اور آخری رسومات کے لیے معاوضہ اور بچوں کے لیے کمپیوٹر کی خریداری کے لیے معاوضہ، اعضاء کے ٹرانسپلانٹ کے لیے مالی امداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد سے لکشمی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ بیگم۔ پنجاب کی تمام سرحدوں سے ہونے والی منشیات کی اسمگلنگ کبھی نہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس سال اب تک ریاست سے 1000 کلو گرام سے زیادہ ہیروئن برآمد کی جا چکی ہے۔ بارڈر سیکیورٹی فورس BSF اور پنجاب پولیس دونوں نے بڑی مقدار میں منشیات ضبط کی ہے، اور پنجاب پولیس نے سرحد اور اس کے آس پاس سے 10,000 سے زیادہ ڈرگ اسمگلرز کو گرفتار کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ BSF نے دعویٰ کیا ہے کہ حفاظتی فورسز زمینی راستے کے بجائے ڈرونز کے ذریعے ہوائی راستے سے پاکستان سے آنے والے ہتھیار اور منشیات ضبط کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی ہے۔ پنجاب فرنٹیئر کے BSF کے انسپکٹر جنرل اتل فلزلے نے آکاشوانی کو بتایا کہ حفاظتی دستوں نے یا تو بھارتی سرحد کے اندر 185 ڈرونز کو مار گرایا ہے یا انہیں راستے میں ہی ناکارہ بنا دیا ہے، جو پنجاب میں ہیروئن اور ہتھیار لے جا رہے تھے۔ 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے پہلے پنجاب سرکار نے سرحدی گاؤں میں کلیدی مقامات پر CCTV کیمرے نصب کرنے کے ایک پروجیکٹ پر غور و خوض کیا تھا تاکہ ڈرونز کی نقل و حمل اور اسمگلروں پر کڑی نگاہ رکھی جا سکے۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج تمل ناڈو، پدوچیری، کرائی کیرلا، ماہے میں گرج چمک اور بجلی کڑکنے کے ساتھ بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے دوران 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک شمال مغرب اور مشرقی بھارت میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں بتدریج گراوٹ کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ دلی NCR میں ہوا کے معیار کا بدستور بہت خراب زمرے میں بنا ہوا ہے۔ آلودگی کی روک تھام کے مرکزی بورڈ کے مطابق دلی کے ہوا کے معیار کا اشاریہ آج صبح 6 بجے تک 361 پر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے پیش گوئی کی ہے کہ دلی NCR میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران رات اور صبح کے وقت دھواں اور دھند چھایا رہے گا۔ تیر اندازی میں بھارت کے اتانو داس نے سوئٹزرلینڈ کے لوسانے میں جاری سوئس اوپن انڈور آرچری مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ اولمپیائی کھلاڑی داس نے کل سوئٹزرلینڈ کے تھامس روفر کو مردوں کے ریکرو مقابلے میں 6-4 سے ہرا کر کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی مالویکا بنسوڑ جرمنی میں سار بروکین کے مقام پر جاری ہائلو اوپن 2024 کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ مالویکا نے کل رات خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں ڈنمارک کے بیڈمنٹن کھلاڑی جولی ڈیول کو 30-21 سے ہرا دیا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ بیگم۔ شکریہ آسیہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ملاپ کی شہ سرخی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی جانب سے حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے سلسلے میں دیے گئے بیان پر مبنی ہے۔ مرکزی حکومت جموں کشمیر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے، جموں کشمیر سے دہشت گردی کا خاتمہ جلد ہوگا۔ روزنامہ انقلاب نے کینیڈا کے نائب وزیر ڈیوڈ موریسن کی جانب سے وزیر داخلہ امت شاہ پر سنگین الزامات عائد کرنے کے بعد بھارت کی جانب سے رد عمل کے اظہار سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ امت شاہ کے تعلق سے سنگین الزامات پر بھارت کا شدید احتجاج، کینیڈا میں اپنے سفارتکاروں کی نگرانی پر بھی بھارت کا سخت احتجاج۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے جھارکھنڈ اور مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کی جانب سے انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارتی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو نے لداخ کے لیہ میں بھارت کا پہلا اینالاگ خلائی مشن شروع کر دیا ہے تاکہ چاند کے اپنے مشن کے تجربات وہاں سے کیے جا سکیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی دفاعی برآمدات
2029-30 تک 50,000 کروڑ روپے تک پہنچ جائے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر امت شاہ آج جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور سنکلپ پتر جاری کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے آسٹریلیا اور سنگاپور کے 6 روزہ سرکاری دورے پر رہیں گے۔ بھارت کے اتانو داس نے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوسانے میں سوئس اوپن انڈور تیر اندازی میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔